अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अगली एज न्यू क्लासिसिज्म के ख़त्म होने के बाद रोमांटिसिज्म या रोमांटिक एज के बारे में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहमियत का हामिल है। जिस तरह एलिज़ाबेथ वन का दौर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसी तरह ये भी दौर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हिस्टोरिकल हवाले से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे और समझेंगे बग़ैर टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट। शुरू में मैं 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट ज़िक्र करना चाहूँगा। सबसे पहली मैं ये बात बताना चाहूँगा कि रोमांटिसिज्म ये क्या है, क्योंकि रोमांटिक नाम लेने से जो हमारे माइंड में स्केच बनता है उस असर को सबसे पहले ज़ाइल करना है कि ये रोमांटिक वो रोमांटिसिज्म नहीं है, ये कुछ और है। दूसरे नंबर पे मुझे ये बताना है कि रोमांटिसिज्म कैसे और क्यों शुरू हुआ, और तीसरे नंबर पे इसकी वजूहात क्या थीं। ये चीज़ें सबसे पहले बयान करनी है, उसके बाद आगे चलेंगे। तो पहला सवाल कि रोमांटिसिज्म क्या है। दरअसल रोमांटिसिज्म का यहाँ पे मतलब है कि लव फॉर नेचर, फितरत से मोहब्बत। इसकी वजाहत आपके अगले सवाल के जवाब में हो जाएगी कि लव फॉर नेचर क्या है, इसका क्या मतलब है। इस बात को समझने के लिए एक तमहीदी मुकदमा सुनिए कि कोई भी जो दौर होता है वो अचानक शुरू नहीं हो जाता। यानी कि आज रात को सूरज चाँद जो है ग़रूब हुआ है और कल जो सूरज तलू होना है, आज दौर ख़त्म हुआ कल नया शुरू हो गया। ये कोई ऐसे नहीं शुरू हो जाता, ना कोई इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, बल्कि किसी भी दौर के शुरू होने से काफ़ी अरसा पहले उसके आसार नज़र आने लग जाते हैं। और जब वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं कि वो गालिब आ जाते हैं, तो फिर अगले नए दौर को शुमार किया जाता है। अब ये दौर किसी भी सूरत में ये मुहर्रकात किसी भी सूरत में हो सकते हैं। पॉलिटिक्स की सूरत में हो सकते हैं, आर्ट की सूरत में हो सकते हैं, आर्ट की किसी भी फॉर्म की सूरत में हो सकते हैं, या माशरती हवाले से हो सकते हैं। तो न्यू क्लासिसिज्म जिसने बहुत ज़्यादा उरूज पकड़ा हुआ था अगस्तन एज के अंदर, तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर आके वो सारे का सारा ख़त्म हो गया, लोग रोमांटिसिज्म की तरफ आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो इसके पीछे चंद वजूहात थी, वो आप जान लीजिए तो फिर आपको बात समझने में अच्छी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले ये समझिए कि कोई बंदा भी जब कोई चीज़ लिखने लगता है ना, चाहे कोई पोइट हो, कोई और राइटर हो, नावल का राइटर हो, प्रोज राइटर हो, कुछ भी उसने लिखना हो, तो उसको कुछ ना कुछ इमेजिनेशन चाहिए, कुछ हालात ऐसे चाहिए, साजगार हालात चाहिए जहाँ पे बैठ के लिख सके। इसके अलावा उसके जो इंटेलेक्चुअल सिचुएशन है, जो माइंड की सिचुएशन है, उसका अच्छे से अच्छा होना ज़रूरी है, तभी वो कुछ पॉजिटिव या कुछ अच्छा लिख पाएगा, वरना उससे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। यहाँ तक बात समझ आ गई ना। तो जो रोमांटिसिज्म से पहले दौर गुजरा है, ये था एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ रीज़न। हर चीज़ को लॉजिकली थिंकिंग में सोचा जाता था। हर बात को, कोई भी काम करना है तो उसका लॉजिक क्या है, उसकी वजह क्या है, हर बात की वजह पूछी जाती, हर बात की वजह गिनवाई जाती, तब जाके वो काम किया जाता, चाहे वो कोई भी काम हो। उसकी भी एक वजह थी। सबसे बड़ी वजह फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, और काफ़ी वजूहात हैं। यानी कि इस दौर के हालात वाक़यात भी इसी के अंदर जिक्र हो जाएंगे कि एज ऑफ रोमांटिसिज्म के आने तक जो माशरती हालात हैं वो इस कदर राइटर्स के लिए ख़राब हो चुके थे कि उनके लिए अब कुछ लिखना मुहाल था। इससे पहले जब वो लिखते रहे तो या किसी को कॉपी कर लिया करते थे, या किसी क्रिएटिव चीज़ पर ज़ोर देकर अपना काम आगे बढ़ाया करते थे। लेकिन अब ये दौर ऐसा आ गया था कि हर तरफ बोरियत थी, ना कुछ सोचने को है, ना कुछ लिखने को है। जब सोचे नहीं जाना तो फिर लिखना क्या है। असल में हर बात पे रीज़न पूछी जानी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, इतने लोग मारे गए, 10 साल ये रेवोल्यूशन रहा। जॉर्ज III, जो कि जॉर्ज सोइम के नाम से भी उर्दू में जाना जाता है, ये इतना पागल बंदा था, इसकी वजह से अमेरिका भी आज़ाद हो गया और काफ़ी खित्ते इसके हाथों से चले गए, और पूरे मुल्क के अंदर डिप्रेशंस
मुकम्मल तौर पे फ़िज़ा के अंदर घुल गई हुई थी। और इसके अलावा एक और बात ये भी थी कि इंसान जल्द से जल्द मॉडर्न होना चाहता था। उसके लिए छोटी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी, जितनी भी छोटी सनतें थीं, उनको ख़त्म करके बड़ी सनतों को फ़रोग़ दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा औरतें और राइटर्स ये मुतासिर हुए, बेरोज़गार हो गए, खाने के लाले पड़ गए। इसके अलावा कोयले और लोहे की जो इंडस्ट्रीज़ थीं उनमें बहुत ज़्यादा मशीनें आ गई। असल में ये दौर टेक्नोलॉजी की इब्तदा था। टेक्नोलॉजी जितनी आती गई लोग उतने बेरोज़गार होते गए। तो जैसे जैसे लोग बेरोज़गार होते गए, डिप्रेशंस, टेंशन्स बढ़ते गए, हालात मामलात कशीद से कशीद तर होते गए। अब ये ऐसा दौर था राइटर के लिए कि वो कुछ भी नहीं लिख सकता था। लिखना उसने क्या था, जब जहन में कुछ आना ही नहीं था। जहन में कुछ आए तब जब पास पास हालात साजगार हों। जब आस पास हालात ही साजगार नहीं है तो उस बेचारे ने क्या लिखना है। तो न्यू क्लासिसिज्म जब ख़त्म हो रहा था तो दरमियान में जो एज ऑफ रीज़न आई, एज ऑफ सेंसिबिलिटी आई, उसने एक ऐसा इनको मोड़ दिया कि ये बोर होकर रह गए। अब उनके पास, राइटर्स के पास अपना तख्लीकी शाहकार दोबारा वापस लाने के लिए, उनके अंदर जो उनकी सलाहियतें थीं उनको दोबारा ज़ाहिर करने के लिए, सामने लाने के लिए उन्होंने रोमांटिसिज्म का सहारा लिया। रोमांटिसिज्म यानी उन्होंने नेचर का सहारा लिया, फ़ितरत का सहारा लिया। जितनी भी चीज़ें नेचुरली हैं, जितनी भी फितरती चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अपनी शायरी में, अपने नावल्स में, ड्रामास में और हर चीज़ में इसको शामिल किया ताकि उनकी वो सलाहियतें वापस आ सकें। तो ये वजह थी कि रोमांटिसिज्म आई। न्यू क्लासिसिज्म से रोमांटिसिज्म की तरफ जो एक नया कदम उठा उसकी वजह ये थी। यहाँ तक हमारा एक सवाल ये हल हो गया कि रोमांटिसिज्म क्या है। दूसरा ये सवाल हल हो गया कि रोमांटिसिज्म क्यों आई, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी। और तीसरा सवाल हमारा ये हल हो गया कि रोमांटिसिज्म के मुहर्रकात क्या थे, कौन से ऐसे रीज़न्स थे कि जिनकी वजह से मजबूर होकर रोमांटिसिज्म को आना पड़ा। अब इस सारे के साथ साथ हमने ये बात भी जान ली कि उस वक़्त मुल्क के हालात क्या थे। मुल्की हालात हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए कि उस वक़्त सनती तरक्की का दौर था और जब सनत में तरक्की हुई, इंसान जहाँ पे वर्कर्स थे वहाँ पे मशीनें आईं। जहाँ पे लोग काम किया करते थे कोयले की मशीन में, कोयले की फैक्ट्री में और बाकी दीगर फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे लोग काम किया करते थे, वहाँ पे जब उन इंसानों की जगह मशीनों ने ली तो इंसान बेरोज़गार हो गए, घर बैठ गए। इसके अलावा और बहुत सारे मुहर्रकात थे जिनमें फ़्रेंच रेवोल्यूशन सबसे बड़ा है। एक और बात इस दौर की, एक अहम उस बात का ज़िक्र करना ज़रूरी है। 1829 के अंदर यानी 1829 में एक एक्ट मंजूर हुआ कि मजहबी मुसावात होनी चाहिए। अब आपने पिछली मेरी सारी वीडियोस अगर देखी हैं तो आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि मैंने तकरीबन हर दौर के अंदर कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट इनके झगड़े का कहीं ना कहीं ज़रूर ज़िक्र किया है। उसकी वजह यह है कि हर दौर के अंदर जब भी बादशाह तब्दील होते थे, किंग जब तब्दील हुआ करते थे, तो सरकार के तब्दील होने के साथ साथ इन मजहबी मामलात में भी तब्दीली आया करती थी और इनमें कभी कशीदगी बहुत बढ़ जाया करती और कभी थोड़ी कम हो जाया करती। तो इस दौर के अंदर आके उन्होंने हल निकाला। उन्होंने कहा कि इतनी सदियों से कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट लड़ते आ रहे हैं, बिला वजह एक दूसरे का खून बहाई आ रहे हैं, तो क्यों ना इसका एक ऐसा हल निकाला जाए, एक मुस्तकिल हल निकाला जाए जो कि हमारी आइंदा नस्लों को कम अज़ कम महफूज कर सके और आज के दौर में हम आराम सुकून से रह सकें। तो उस वक़्त 1829 के अंदर एक एक्ट मंजूर हुआ जिसके अंदर मजहबी मुसावात होनी चाहिए। ये उसका मेन टॉपिक था। तो इस दौर की एक बड़ी कामयाबी भी आप ये कह सकते हैं। इसके अलावा सनती तरक्की, फ़्रेंच रेवोल्यूशन, उसके अलावा पहली ट्रेन इस दौर के अंदर चली और जो बहरी बेड़े थे उनके अंदर मोटर का इस्तेमाल होने लगा, इंजन्स का इस्तेमाल होने लगा और इसी तरह और भी काफ़ी ऐसी वजूहात थी कि जिनकी वजह से रोमांटिसिज्म को लाना पड़ा। अब रोमांटिसिज्म आया, क्या हुआ कि लोगों ने, जितने भी पोइट्स थे, याद रखिए इस दौर के जो पोइट्स हैं वो पूरे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक अपना नुमाया मकाम रखते हैं, बहुत आला मकाम रखते हैं और
पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने फ़ितरत के साथ इस तरह मोहब्बत का इजहार किया, इस तरह फ़ितरत को अपने वर्क्स में इस्तेमाल किया कि आज तक लोग उनकी वैसे ही वाह वाह करते हैं, वैसे ही उनको दाद देते हैं जैसा कि उस वक़्त दी जाती थी। हाँ, मगर कुछ ऐसे पोइट्स भी हैं जिनको उस वक़्त इतना फेम नहीं मिला था, लेकिन आज पता चलता है कि फ़लाँ बंदा वाकई ऐसा पोइट था कि जिसकी उस वक़्त कदर नहीं की गई, काश कि आज होता। अब रोमांटिसिज्म के आने के बाद क्या हुआ, लोगों ने जब तख़य्युलाती सतह को बुलंद किया, लोगों की इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा ऊपर गई, इंटेलेक्चुअल सिचुएशन वो बढ़ी, तो इसकी वजह से लोग सियाने होना शुरू हो गए। जैसे एज ऑफ रीज़न में हर एक को नफ्सा नफ्सी का आलम था, हर बात की वजह पूछी जाती, हर बात में कोई ना कोई रीज़न निकाला जाता, तो यहाँ पे आके लोग ज़रा काइंड होना शुरू हो गए। और रोमांटिसिज्म की सबसे जो मेन करैक्टरिस्टिक है वो ये है, सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि जिस तरह एलिज़ाबेथ के दौर के अंदर रोमांटिसिज्म को बहुत बढ़ाया गया था, बहुत बढ़ा चढ़ा के थिएटर अपने अरूज पर था और जितना भी आर्ट है वो अच्छी तरह फल फूल रहा था। तो अब जब रोमांटिसिज्म आया तो लोगों को उस दौर की याद आ गई, क्योंकि इस दौर के अंदर ये लिटरेचर उतना ही अरूज पर चला गया जितना कि एलिज़ाबेथ के दौर में था। ये एक इसका मेन करैक्टरिस्टिक है। इसके अलावा इसके अंदर ख़ुद शनासी, नफ्सियाती यानी साइको और माफ़ौकुल फ़ितरत चीज़ों पर ज़ोर दिया गया है। और इसके अलावा ख़वातीन फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन नावल वग़ैरह लिखती रहीं। इससे पहले ख़वातीन जो है वो नावल नहीं लिखा करती थी। हाँ, पिछली एज के अंदर एक औरत थी जिसने एक साइंस फ़िक्शन कॉमेडी नावल लिखा, लेकिन वो भी अपना नाम बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं करवाना चाहती थी। तो इस दौर के अंदर आके वूमेन को बहुत आगे लाया गया। और दूसरी बात, उसलूब के अंदर जो रोमांटिक पोइट्री है, इसकी साख, इसकी अक़साम, इसकी सजावट और असनाफ़ के सख्त कवायद बनाए गए जो कि इसके बेसाख्ता और आज़ादाना ख़याल को तरजीह देता है। वैसे तो रोमांटिसिज्म एक ऐसा पीरियड है कि जो इस बात का तकाज़ा करता है कि इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाए, क्योंकि इसमें बहुत ही अहम चीज़ें हैं, बड़ा ही मज़े का है। लेकिन मैंने आपको वो चीज़ें बताई जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं और बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। अब इससे भी एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इस दौर के राइटर्स कौन थे, पोइट्स कौन थे, जिनका मैंने पहले ज़िक्र किया कि पूरी इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर शेक्सपियर के बाद मशहूर होने वाले जो सबसे ज़्यादा पोइट्स हैं, उनमें से चंद एक इस दौर के भी हैं। तो चलिए चलते हैं उनकी तरफ, उनके वर्क्स को देखते हैं। इनफरादी तौर पर राइटर्स के नाम जानने से पहले एक और इस दौर की मशहूर टर्म उसको जहन में रख लीजिए। इस दौर के अंदर लेक पोइट्स के नाम से एक टर्म बहुत मशहूर है, वो आपने याद रखनी है। लेक पोइट्स कौन थे? लेक पोइट्स दरअसल वो पोइट्स थे कि जो झील के करीब रहते थे, जिनका घर झील के करीब था। तो जो बंदा इमेजिनेटिव है, जो बंदा नेचर लवर है, वो झील को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो ये लेक पोइट्स कौन कौन हैं ये हम आगे चल के देखते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कोई भी एज अचानक से शुरू नहीं हो जाती, बल्कि उस पर पहले से ही वर्क होना शुरू हो जाता है। तो रोमांटिसिज्म के बाकायदा आगाज़ से पहले जो पोइट्स थे, जो राइटर्स थे, उनको फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है, और जो इसके बाद आते हैं, जो रोमांटिसिज्म के शुरू होने के बाद आते हैं, वो कहलाते हैं सेकंड जनरेशन पोइट्स। ये भी एक बहुत मशहूर टर्म है, ये एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है कि फ़र्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन पोइट्स से क्या मुराद है। तो इसका ये सादा सा जवाब है कि रोमांटिसिज्म के बाकायदा आगाज़ से पहले जो पोइट्स थे, जिन्होंने रोमांटिसिज्म पर काम किया, वो फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स कहलाते हैं या राइटर्स कहलाते हैं, और जिन्होंने रोमांटिसिज्म के शुरू होने के बाद शुरू किया, उनको सेकंड जनरेशन में शुमार किया जाता है। अब ये कौन कौन से हैं, पहले इनके नाम देख लीजिए। फर्स्ट जनरेशन में रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर यानी एस.सी. कॉलरिज, वाल्टर स्कॉट और रॉबर्ट सौदे, ये बहुत ही मशहूर हैं। इसके अलावा सेकंड जनरेशन जेन ऑस्टिन, लॉर्ड बायरन,
पीबी शेले, जॉन कीट्स और पीबी शेली की बीवी मैरी शेले। ये सारे पोइट्स हैं जो कि इस दौर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं। इनको आपने हर हाल में याद कर लेना है। लेक पोइट्स और ग्रेवयार्ड पोइट्स, हाँ ग्रेवयार्ड पोइट्स इन्हीं को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ग्रेवयार्ड पोइट्स या लेक पोइट्स पूछा जा सकता है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये भी कौन है ये पूछा जा सकता है। अब ये लेक पोइट्स कौन थे उनके नाम भी देख लीजिए। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.सी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउथे। ये 3 मशहूर राइटर्स हैं जो कि लेक पोइट्स कहलाते हैं। ये भी आपने टर्म ज़रूर याद रखनी है। अब चलिए चलते हैं हर एक की अलग अलग कंट्रीब्यूशन की तरफ। पहले नंबर पे हम जिक्र करेंगे विलियम ब्लेक का। 1757 के अंदर इसकी पैदाइश हुई और 1827 के अंदर इसकी डेथ हुई। इसके बहुत मशहूर जो वर्क हैं उनमें सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, ये 2 पोइम्स हैं वर्ल्ड फेमस। ये इसकी 2 पोइम्स हैं। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ, ये विलियम वर्ड्सवर्थ वो बंदा है जिसने एस.सी. कॉलरिज के साथ मिलकर ये रोमांटिसिज्म को लॉन्च किया था बाकायदा तौर पर। तो इसकी लिरिकल बैलेड्स बहुत मशहूर हैं और द प्रील्यूड्स एंड अदर पोइम्स आर आर फेमस। और इसकी डैफोडिल्स जो कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं वो भी इसी की है। उसके अलावा एस.सी. कॉलरिज 1772 के अंदर इसकी पैदाइश और 1834 के अंदर डेथ है। बायोग्राफिया लिटरेरिया और द राइम ऑफ द एंशिएंट मॉर्निर, ये इसकी बहुत ज़्यादा मशहूर जो दो मैंने हैं वो इनकी बताई हैं। वैसे इनकी और भी बहुत फेमस हैं। उसके बाद जैन ऑस्टिन, ये याद रखिए कि ये नॉन रोमांटिक है। इसने एंटी रोमांटिक नावल लिखे हैं। ये फ़ीमेल थी। इसने बहुत ज़्यादा वर्क्स किए और कुछ वर्क्स इसके जला दिए गए थे इसकी बहनों की तरफ से। और इसने जो अपना वर्क उस वक़्त पब्लिश करवाए थे वो इतने ज़्यादा मशहूर हुए थे कि उसी वक़्त इसकी फेमस पूरी दुनिया में हो गई थी। इसके प्राइड एंड प्रेजुडियूस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैन्सफील्ड पार्क और एम्मा, ये इसके बहुत मशहूर नावल्स हैं। उसके बाद चार्ल्स लैम्ब, द एसे ऑफ इलिया, द लास्ट एसे ऑफ इलिया, ये इसके बहुत मशहूर एसेज हैं। उसके बाद विलियम हैज़लिट, ये बहुत ही फेमस तनकीद निगार था, यानी नाक़िद था, क्रिटिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका द ड्रामेटिक लिटरेचर ऑफ द एज ऑफ एलिज़ाबेथ 1820 के अंदर ये पब्लिश हुआ। उसके बाद द स्पिरिट ऑफ द एज, ये इसका बहुत मशहूर वर्क है। उसके बाद इस दौर का एक बहुत बड़ा नाम लॉर्ड बायरन, इसका द विजन ऑफ जजमेंट और डॉन जॉन, बहुत मशहूर नाम है। उसके बाद पीबी शेले जो कि इस दौर के की फिगर्स में से एक है। इसके प्रोमीटस अनबाउंड और एडोनेस, ये बहुत मशहूर पोएम्स हैं। उसके अलावा जॉन कीट्स, हाय हाय क्या बंदा, इसकी ऑड्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। हाइपोरियन और मशहूर है। एंडीम्योन और लेटर्स, ये इसके सबसे ज़्यादा मशहूर हुए। जॉन कीट्स मेरे तमाम टीचर्स का फेवरेट बंदा है, फेवरेट पोइट है। तो इसी पर हम अपना इख्तिताम करेंगे। वैसे तो इस एज पे जितना बोला जाए उतना ही काफ़ी है, क्योंकि जो तारीख़ है ये वक्त मांगती है। जितना तारीख़ को गुज़रने में वक्त लगता है कम अज़ कम इससे आधा उसको बयान करने में भी लगता है, कम अज़ कम। तो मैंने आपको इस दौर की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दी। इस दौर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वाक़यात हैं वो मैंने बता दिए। इसके अलावा अगर कोई मैंने ऐसी चीज़ समझी जो कि बताना बहुत ज़रूरी हुई तो वो मैं अगले लेक्चर में साथ ही बता दूंगा। तो आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर किसी को कोई इशू हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे एक बात जाते जाते सुन लीजिए कि इस दौर के अंदर आर्ट जो है वो 4 जानरास में ज़्यादा हमें मिलता है। सबसे पहला पोइट्री जो कि हर हाल में होनी ही होनी है। उसके बाद नॉन फिक्शन, फिक्शन और ड्रामा।
तो बस चीज़ों को आपने ऐसे ही याद रख लेना है तरतीब में, सबसे पहले उनका नाम और उनका वर्क्स। बड़े इख्तिसार के साथ मैंने अपनी बात को कंप्लीट करने की कोशिश की है। आई होप कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँगा। अगर किसी की कोई राय हो या कोई एडवाइस हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।